नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। स्लोवाकिया की राजधानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। रोटी और नमक से उनका अभिनंदन किया गया। तो वंदे मातरम की प्रस्तुति से पूरा ब्रातिस्लावा गूंज उठा और आज पीएम फीको और राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने यूरोप दौरे के दूसरे चरण में फ्रांस के बाद स्लोवाकिया पहुंच गए हैं, जहां राजधानी ब्रातिस्लावा में उनका भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया। स्लोवाकिया के गठन के बाद वहां की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मंत्रियों ने जुराज ब्लानार ने उनका स्वागत किया। पारंपरिक स्लोवाक रीति के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को रोटी और नमक भेंट किया गया, जिसे सम्मान, सद्भावना और आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी आज स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, रक्षा, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद वो टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और डेन्यूब नदी पर आयोजित विशेष हाई टी कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। तो शाम को प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद उनके सम्मान में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री के स्वागत को और खास बनाने के लिए प्रसिद्ध स्लोवाक सांस्कृतिक समूह लुस्निका एन्सेम्बल ने वंदे मातरम की मनमोहक प्रस्तुति दी। इस दौरान भारतीय संस्कृति और स्लोवाक लोक परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला। वहीं स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। लोगों ने मोदी मोदी, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे को भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अमेरिका ईरान के बीच शांति समझौते पर सहमति बन गई है। तो होर्मुज जल डमरू मध्य खोलने को मंजूरी दे दी गई है। परमाणु हथियार नहीं बनाने का ईरान ने आश्वासन दिया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच बड़ी कूटनीतिक सफलता सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौते पर सहमति बन गई है, जिसके तहत ईरान ने परमाणु हथियार विकसित नहीं करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही रणनीतिक रूप से बेहद अहम होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समझौते के तहत अमेरिका ईरान को आर्थिक राहत देने और कुछ प्रतिबंधों में ढील देने की दिशा में भी कदम उठा सकता है। दोनों देशों के बीच औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर इस हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने की संभावना है। तो पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुए समझौते को पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम और अन्य विवादित मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। इस घटनाक्रम के बाद वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत देखने को मिले हैं और कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी दर्ज की गई है। तो इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ईरान समझौते से कच्चा तेल सस्ता हो गया है। तो 4% से ज्यादा क्रूड ऑयल की कीमत लुढ़क गई है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो वैश्विक ऊर्जा बाजार को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौते और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलने की दिशा में हुई प्रगति का असर वैश्विक तेल बाजार पर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है और ब्रेंट क्रूड की कीमत $85 प्रति बैरल से नीचे आ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और तेल आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद से बाजार में राहत का माहौल बना है। कच्चे तेल की कीमतों में आई इस नरमी से भारत समेत कई तेल आयातक देशों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट लगातार बनी रहती है तो आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। हालांकि फिलहाल भारत में तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए कच्चे तेल के दामों में कमी का सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई और आम उपभोक्ताओं को मिल सकता है। ऐसे में अमेरिका ईरान समझौते को वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों पर सभी की नजरें टिकी हुई होंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और भारत के लिहाज से अगर बात करें तो माना जा रहा है कि इस गिरावट का असर वैश्विक रूप से पूरे विश्व पर और खासकर भारत पर भी पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।
आम जनमानस जो कि महंगाई से इस वक्त त्रस्त नजर आ रहा है, उसे काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में या ईंधन के दामों में किसी तरह की कोई कटौती की खबर नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यहाँ पर भारतीय उपभोक्ताओं को ज़रूर मिल सकती है। और इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अमित जी, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता का जिक्र करते हुए कहा है कि अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है, और दोनों के बीच जब सहमति बन रही है तो उसी के बाद से क्रूड ऑयल के दामों में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आने वाले समय में काफी ज्यादा राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब क्रूड के दाम बढ़े थे तभी हमें कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है। अब घटेंगे तभी भी हमें कुछ फायदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जब रेट हाई हुए थे तभी हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला था। तो अब जब रेट घट गया तो वो कंपनियों को फायदा पहुंचाया ही जाएगा, क्योंकि कंपनियां जो हमें तेल सप्लाई कर रही थी वो लॉस में ही थी। तो मुझे लगता है कि सरकार हमारी आने वाली जनरेशन पे बर्डन ना डाल के इसी समय जो होगा वो कर लिया जाएगा। और देखिए, ईरान ट्रम्प साहब ने ट्रेड डील फाइनल किया था, कल भी उनका बयान था कि अभी बहुत सारी शर्तें माननी बाकी हैं, जिसको ईरान ने डिनाई किया था। तो कल मैंने कहा था कि भैया ट्रेड डील हो गई है, तो इसको मान के रखिए, ये केवल 15-20 दिन के लिए है। आने वाले समय में हम इसका उल्टा ही देखेंगे। लेकिन जिस तरीके की जो राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, क्योंकि 4% माना जा रहा है कि जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लुढ़क गई है, कहीं ना कहीं इससे भारत के जनमानस को भी फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से महंगाई का सितम पूरे भारत में देखने को मिल रहा था। पहले पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की गई, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए गए, उसके बाद एलपीजी घरेलू सिलेंडर्स के दाम में भी वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली, सीएनजी के दामों में भी वृद्धि हो गई है, जिससे महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि सरकार लोगों को भी थोड़ी राहत देगी। मुझे नहीं लगता सर। देखिए, सीधी सीधी बात है, सरकार किसी भी तरीके से कोई राहत देने के मूड में नहीं है। वही होगा, 10-20 पैसा कम कर दिया जाएगा और हंगामा ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए, तेल कंपनियों को बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, और तेल अगर 75 बैरल के आसपास आता तभी हमें कुछ फायदे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे नहीं लगता कि कुछ हमें फायदा देखने को मिलेगा। सर, अभी कहीं पोलिंग इलेक्शन भी नहीं है कि सरकार उसके लिए कुछ करे। तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने बाद जब कोई इलेक्शन नजदीक आएगा तो उस टाइम 2-3-4 रुपए तेल के महंगाई में कमी की जा सकती है। यानी फिलहाल माना जा सकता है कि अभी कोई बड़ी राहत यहाँ पर मिलने की उम्मीद कम ही है, और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है उससे माना जा सकता है कि अभी फिलहाल कोई बहुत बड़ी राहत यहाँ पर लोगों को नहीं मिलेगी महंगाई से। नहीं, कोई राहत मिलने की उम्मीद आप मत रखिए, क्योंकि किसी भी हाल में मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो भी तेल आएगा वो 15-20 दिन के बाद आएगा। और हमारा गैस का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है वो कतर के साथ है, तो कतर को ऑफिशियली ओपन होने में भी 1 महीने का टाइम लगेगा। जब तक 1 महीने तक ये सारा काम सही नहीं होता तब तक हमें महंगाई से बचने का कोई उम्मीद नहीं सोचनी चाहिए। अमित जी, इसी बीच एक खबर निकलकर ये भी सामने आई थी कि जिस तरीके से अमेरिका ने तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए थे कि रशिया से तेल नहीं खरीदा जा सकता है, या इसके अलावा भी और कई सारे जो प्रतिबंध थे उनको दरकिनार कर भारत कई बड़े फैसले लेता हुआ भी नजर आ रहा है। क्या आने वाले समय में उन फैसलों का असर भी भारत में देखने को मिलेगा और उससे कहीं कुछ फायदा होने की उम्मीद? अब देखिए, एक बात हमें ध्यान देनी होगी कि रसिया से हम जितना तेल लेते हैं वो पूरा यूरोप को बेच देते हैं। तो उसे ना हमें पहले भी कोई क्राइसिस के टाइम फायदा हुआ था, ना मुझे लग रहा है कि इस बार कोई फायदा होने वाला है, क्योंकि ऑयल बैंक का कर्जा मिल चुका है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। तो जब तक 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाएगा तो वो सारा पैसा कहाँ से आएगा? वो 80% पैसा तेल से ही आता है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक राशन बंद नहीं होगा तब तक हमें फ्री में क्या बोलते हैं, महंगाई से उम्मीद करने की, महंगाई कम होने की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कहीं से भी अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है तो हमारा ही आपका पैसा है। और इंडिया की तो 75 साल की हिस्ट्री है, जो मेहनत करता है उसी को सताया जाता है, जो हरामखोरी पे है उसको तो फ्री में दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है सर। तो ये भारत की पॉलिसी है कि भाई आप मेहनत करोगे तो आपके ऊपर टैक्स के बर्डन रखे जाएंगे, अगर आप हरामखोरी करोगे तो आपको फ्री में दिया जाएगा।
तो ये परंपरा जब तक बंद नहीं होगी तब तक आप महंगाई और किसी भी तरीके की उम्मीद मत रखिए, चाहे वो कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। ये दोनों सरकारों का एक ही पॉलिसी है कि अब जो मेहनतकश वर्ग है, जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है, हमारे आप जैसे लोग जो 50,000 से 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, इनका खून निचोड़ लो। जो कुछ नहीं करते हैं सब उनको फ्री में फीड कर दो। आप घर बनाने जाएंगे तो आपको 12% के करीब लोन मिलता है। एक जो झुग्गी डाल के बैठा है उसको 2,20,000 या 3 लाख में फ्री में मकान दिया जाता है। आप बताइए, हम मेरी गलती है कि आपकी गलती है? इससे अच्छा है कि भाई हम भी रोड पे जो कब्जा करके बैठे हैं। तो देखिए, जब तक ये चीजें इस देश में चालू रहेंगी तब तक आप महंगाई आपको झेलनी पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक राहत मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल के दाम हैं वो 4% से ज़्यादा लुढ़क गए हैं और इससे उम्मीद जताई जा रही है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी कीमतों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल कोई आधिकारिक सूचना यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन अंदेशा ज़रूर लगाया जा रहा है कि महंगाई पर इसका थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और महंगाई से राहत मिलती हुई लोगों को दिखाई दे सकती है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में विपक्षी एकता और संभावित दलों के विलय को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख रामदास अठावले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार को नया राजनीतिक सुझाव दे दिया है। अठावले ने कहा है कि कांग्रेस में विलय करने के बजाय शरद पवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि पहले उन्होंने खुद शरद पवार को कांग्रेस में विलय की सलाह दी थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और कांग्रेस पहले जैसी मजबूत पार्टी नहीं रही है। रामदास अठावले ने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अगर शरद पवार को बीजेपी के साथ जाने में कोई असहजता महसूस होती है तो वो चाहे तो अपनी पार्टी का विलय आरपीआई में भी कर सकते हैं। उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब शिवसेना, यूबीटी के नेता संजय राउत और कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस में विलय की चर्चाएं तेज हुई हैं। वहीं देश की राजनीति में एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया जिसमें बेहद कम चर्चित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई अचानक राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गई है। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के इस पार्टी में विलय और एनडीए को समर्थन देने के फैसले के बाद एनसीपीआई भाजपा के बाद एनडीए का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल बन सकता है। बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के करीब 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपकर अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है और एनसीपीआई में विलय की जानकारी दी है। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपीआई एक अपेक्षाकृत छोटी और कम पहचान वाली पार्टी है जिसका संगठनात्मक आधार सीमित रहा है। पार्टी का पंजीकरण पश्चिम बंगाल के हावड़ा से हुआ था, जबकि इसकी राजनीतिक गतिविधियां मुख्य रूप से त्रिपुरा और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक सीमित रही हैं। अब तृणमूल के बागी सांसदों के जुड़ने के बाद पार्टी की संसदीय ताकत में अचानक बड़ा इजाफा हो गया है। अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है तो एनसीपीआई लोकसभा में टीडीपी और जेडीयू जैसे दलों से भी बड़ी सहयोगी पार्टी बन जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम न सिर्फ पश्चिम बंगाल की राजनीति बल्कि संसद के भीतर भी नए समीकरण पैदा कर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट से आज पहली वाणिज्यिक उड़ान के साथ एक ऐतिहासिक अध्याय की शुरुआत हो गई है। इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से उड़ान भरकर जेवर एयरपोर्ट पहुंची, जिसके साथ ही एयरपोर्ट पर नियमित व्यावसायिक संचालन शुरू हो गया। इस खास मौके को और यादगार बनाने के लिए उन 170 किसानों को पहली उड़ान में शामिल किया गया जिन्होंने वर्षों पहले अपनी जमीन देकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने में अहम भूमिका निभाई थी। इनमें 20 महिला किसान भी शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करेगा। करीब 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। पहले चरण में एयरपोर्ट की क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है, जबकि भविष्य में इसे दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में शामिल करने की योजना है। वहीं बिहार के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद को अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना की अदालत ने उन्हें सीमित अवधि के लिए जमानत प्रदान की है ताकि वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें। तो गौरतलब है कि रोशन आनंद फिलहाल खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े विवाद और हिंसा के मामले में बेऊर जेल में बंद है। इसी बीच उनके भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। प्रिंस यादव का नाम भी खान सर की कोचिंग से जुड़े मामले में सामने आया था और वो घटना के बाद से फरार चल रहे थे। उनकी अचानक हुई मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और मामले की जांच जारी है। ऐसे में भाई के निधन के बाद रोशन आनंद ने अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति के लिए अदालत का रुख किया था।
अदालत ने मानवीय आधार पर उन्हें अस्थायी जमानत देने का फैसला सुनाया। वहीं उत्तर प्रदेश के उन्नाव में साधु मिलनदास हत्याकांड के मुख्य आरोपी इजराइल पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर 1 लाख रुपए का नाम घोषित किया गया था और वो पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था। रविवार तड़के बांगरमऊ थाना पुलिस और आपको बता दें एसओजी टीम को सूचना मिली कि आरोपी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास ताजपुर अंडरपास के निकट मौजूद है। पुलिस ने उसे घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान एसओजी के एक सिपाही के हाथ में भी गोली लगी, जबकि एक उप निरीक्षक की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे उसकी जान बच गई। गौरतलब है कि 10 जून को उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में साधु मिलनदास की चाकुओं से कूदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार साधु अपनी जमीन पर मंदिर का निर्माण करा रहे थे और इसी को लेकर विवाद चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कथित वायरल ऑडियो मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राठौर पर जांच में सहयोग न करने और बार बार समन के बावजूद पूछताछ में शामिल नहीं होने के आरोप हैं। बताया जा रहा है कि वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर पहले से ही विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी जांच कर रही थी और इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ की जानी थी। ये मामला उस समय सुर्खियों में आया था जब कुछ ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिनमें अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े कई दावे किए गए थे। इन ऑडियो को लेकर राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया था और कई नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। वहीं सुरेश राठौर इन ऑडियो क्लिप को पहले ही फर्जी और एआई से तैयार किया गया बता चुके हैं। जांच एजेंसी इन क्लिप्स की फॉरेंसिक जांच भी करा रही है और पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पहले से ही उत्तराखंड की राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे में सुरेश राठौर की गिरफ्तारी के बाद इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। वहीं शेयर बाजार में सप्ताह के पहले दिन कारोबारी के मद्देनजर जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीब 1200 अंकों की उछाल दर्ज की गई, जबकि निफ्टी ने 24,000 के अहम स्तर को पार कर लिया। बाजार में आई इस तेजी के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की दिशा में बढ़ती उम्मीदें और कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को प्रमुख वजह माना जा रहा है। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया, जिससे निवेशकों की संपत्ति में लाखों करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की संभावना और ब्रेंट क्रूड के दामों में गिरावट से भारत जैसे तेल आयातक देशों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इसके अलावा रुपए में मजबूती और विदेशी निवेशकों की वापसी की उम्मीद भी बाजार में सकारात्मक माहौल बनाया है। बैंकिंग, ऑटो, आईटी और वित्तीय क्षेत्र में शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली। विश्लेषकों का मानना है कि अगर वैश्विक हालात स्थिर रहते हैं और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी बनी रहती है तो आने वाले दिनों में बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रह सकता है। महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में हराकर अपने दबदबे को साबित कर दिया। 14 जून को खेले गए इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को आसानी से मात दी। जीत के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय प्रशंसकों का उत्साह देखने लायक रहा और पाकिस्तान टीम को लेकर मीम्स व मजाकिया पोस्ट्स की भी बाढ़ आ गई। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हमेशा चर्चाओं का केंद्र रहता है। मैदान पर रोमांच के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी फैंस की प्रतिक्रियाएं तेजी से वायरल होती हैं। इस मैच के बाद भी एक्स समेत विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय फैंस ने पाकिस्तान की हार पर मजेदार अंदाज में प्रतिक्रियाएं दी और कई पुराने वायरल मीम्स दोबारा शेयर किए। मुकाबले की बात करें तो भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शेफाली वर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गई, जिससे टीम दबाव में आ गई थी। इसके बाद स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी संभालते हुए तीसरे विकेट के लिए 91 रनों की अहम साझेदारी की। मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेली, जबकि अंतिम ओवरों में ऋचा घोष ने सिर्फ 17 गेंदों में 34 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इन पारियों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 170 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने संघर्ष करती नजर आई और मुकाबले में कभी भी पकड़ नहीं बना सकी। इस जीत के साथ महिला T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का हेड टू हेड रिकॉर्ड 7-2 हो गया है। वहीं महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 17 मैचों में ये भारत की 14वीं जीत रही। यही आंकड़े सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बने रहे और भारतीय फैंस ने जीत का जमकर जश्न मनाया।
वहीं भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर सुर्खियों में। श्रीलंका में खेली जा रही त्रिकोणीय सीरीज में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हाल ही में सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाने वाले 15 वर्षीय वैभव को भविष्य का बड़ा सितारा माना जा रहा है और ये टूर्नामेंट उनके लिए खुद को साबित करने का एक और बड़ा मंच बन गया है। कप्तान तिलक वर्मा की अगुवाई में खेल रही भारत ए टीम ने ऋतुराज गायकवाड़, प्रभसिमरन सिंह और कई अन्य युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं। इससे पहले श्रीलंका ए के खिलाफ मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ए ने रोमांचक जीत दर्ज की थी। हालांकि वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं हो पाए थे। अब एक बार फिर क्रिकेट प्रेमियों को इस युवा बल्लेबाज से बड़ी पारी की उम्मीद है। तो आईपीएल में अपने विस्फोटक खेल से चर्चाओं में आए वैभव सूर्यवंशी को हाल ही में सीनियर भारतीय टीम में भी जगह मिली है, जिससे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि श्रीलंका दौरा वैभव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। फीफा विश्व कप 2026 के बीच ईरान और उरुग्वे की टीमों को यात्रा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। एक और ईरान की टीम अमेरिका पहुंचने और वीजा से जुड़ी चुनौतियों के बीच अपने अभियान की शुरुआत के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर उरुग्वे की टीम का फ्लाइट शेड्यूल अचानक प्रभावित हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उरुग्वे की टीम को मैक्सिको से अमेरिका पहुंचने में विमान से जुड़े दस्तावेजी और अनुमति संबंधी कारणों की वजह से कई घंटों की देरी का सामना करना पड़ा, जिसके चलते टीम की तैयारियों पर भी असर पड़ा। हालांकि बाद में टीम सुरक्षित रूप से मियामी पहुंच गई और अपने पहले मुकाबले की तैयारियों में जुट गई। वहीं ईरान की टीम भी टूर्नामेंट से पहले लगातार वीज़ा और लॉजिस्टिक चुनौतियों से जूझती रही है। टीम ने अमेरिका के बजाय मैक्सिको को अपना बेस कैंप बनाया है और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके अलावा ईरानी प्रशंसकों के टिकट आवंटन और यात्रा को लेकर भी विवाद सामने आए हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में यात्रा और व्यवस्थाओं से जुड़ी चुनौतियों को उजागर कर दिया है। इसके बावजूद दोनों टीम मैदान पर बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और खिलाड़ियों ने इन बाधाओं को अपने खेल पर हावी नहीं होने देने की बात कही है। देश भर के मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने बड़ा अपडेट जारी किया है। 15 जून को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और गरज चमक की गतिविधियां तेज रहने का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव और मानसून की सक्रियता के कारण उत्तर भारत के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई जिलों में भी गरज के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। वहीं आईएमडी ने यह भी संकेत दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है, जिसका असर इस साल के मानसून पर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 2026 में सामान्य से कम बारिश की संभावना बनी हुई है और कृषि क्षेत्र के लिए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि फिलहाल उत्तर भारत में सक्रिय मौसम प्रणालियों के कारण अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। ऐसे में लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।